हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नए सफ़र पर चल पड़ी हूँ। एक लंबे समय के बाद आज केरला की खूबसूरती को देखने का अवसर मिला है। तो हम पहुँच चुके हैं कोलकाता में नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम सब ने चाय और समोसे का मज़ा लिया, जो यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में उड़ान यात्री कैफे में मिल जाएगा। यहाँ से हमारी केरला की यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से भुवनेश्वर एयरपोर्ट उतरना है। हमारा फ्लाइट भुवनेश्वर के लिए टेक ओवर कर चुका है। जय शिव शंभू जी का नाम लेते हुए हमने यात्रा की शुरुआत की। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें 2 घंटे का ले ऑफ करना था, तो इसीलिए हम सब ने लंच कर लिया। अब हम कोची के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कोची एयरपोर्ट में हमारा प्लेन लैंड कर चुका है। यहाँ से अपना लगेज लेकर हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। जिस होटल में रुकेंगे वहीं से पिकअप के लिए गाड़ी भेज दी गई है। कोची का एयरपोर्ट बहुत ही साफ सुथरा था। शहर की सुंदरता को देखते हुए हम अब चल पड़े अपने होटल। हम पहुंच चुके हैं होटल सारा में। सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के बाद हम सब पहले स्पॉट में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। यहाँ गरम गरम पूरी, सब्जी, इडली, डोसा, कई तरह के व्यंजन थे। तो हम सब निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले टूरिस्टों का एक पसंदीदा जगह जो शहर के बीचों बीच है और यहाँ बैक वाटर बोटिंग का मजा लेते हैं। ये जगह एक लोकप्रिय आकर्षण स्थल बन गया है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बोट में हम सब ने 1 घंटे तक सैर की और इस जगह की सुंदरता को अनुभव किया। पानी के किनारों में बने ये बंगले, नारियल के पेड़ों की छांव, जो बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। शांत वातावरण में इस पक्षी के चहचहाने की आवाज और मैंग्रोव पेड़ों ने तो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा दिया था। तो ये है चीनी मछली पकड़ने वाली जाल, जो यहाँ बहुत ही मशहूर है। ये है भारत का पहला यूरोपीय चर्च, जो 1503 में फोर्ट कोची में बनाया गया था। सेंट फ्रांसिस चर्च, जो भारत के सबसे पुरानी चर्चों में से एक है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में भारत की तीसरी यात्रा के दौरान कोची में ही हुई थी। इस चर्च को कोची के सांस्कृतिक इतिहास में खास जगह मिली है।
आज भी कोची के इन तटों पर कई चाइना फिश नेट्स देखने को मिलेंगे। आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आ पहुंचे हैं डच पैलेस, जिसे मातनचेरी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1555 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित, फिर 1663 में डच द्वारा पुनः निर्मित यह पैलेस केरला और यूरोपीय वास्तुकला का एक मिश्रण है। पैलेस का आंतरिक सज्जा उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी और भारतीय महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रों से दीवारें सजी हुई है। आंतरिक सज्जा में रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को भी चित्रित किया गया है। शाही घरानों के महिलाओं के वेशभूषा को भी दिखाया गया है। पैलेस में शाही घरानों में इस्तेमाल किए जाने वाले झूले, औजार, तलवार, फर्नीचर और बर्तनों आदि रखा गया है, जो इस शाही परिवार के लाइफस्टाइल की झलक दिखलाता है। इतनी देर घूमने के बाद हम सबको भूख तो बहुत जोरों की लगी थी, तो हम सब पहुंच गए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। वहां पर हम सब ने साउथ इंडियन भोजन का मजा लिया। ये है कोची पोर्ट, जो केरल राज्य के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के कोची शहर में अरब, लक्षद्वीप और हिंद महासागर से घिरा है। ये समुद्री मार्ग का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पर हर साल 1100 से भी अधिक जहाजों को आना जाना होता है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। यहाँ से कल सुबह फिर हम सबको मुन्नार के लिए रवाना होना पड़ेगा। हम कोची टू मुन्नार रवाना हो चुके हैं, जो 130 किलोमीटर दूर था। कम से कम 4 घंटे तो लग ही गए थे। ये है रबर प्लांटेशन। किस तरीके से रबर प्लांटेशन यहाँ उगाया जाता है, काफी बड़े इलाके में ये फैला हुआ था। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके, फ्रेश होने के लिए और चाय कॉफी पीने के लिए, क्योंकि इसके बाद एक लंबा सफर तय करना था। धीरे धीरे हम समतल से ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे थे। मौसम ठंडा हो चला था। यहाँ पर हमने वलारा और चियप्पड़ा वाटरफॉल्स देखने आए थे। ये है वलारा वाटरफॉल्स। यहाँ पर पानी का स्रोत बहुत ही कम था, लेकिन चारों ओर बहुत ही खूबसूरत था। ये है पेरियर मसाले और आयुर्वेदिक उद्यान, जहां हमें गाइड ने हर एक पेड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने वाले आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाते हैं। केरल मसालों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई तरह के मसालों के भी पेड़ थे।
यहाँ तक पहुंचकर हम यहाँ के स्पाइसेस और आयुर्वेदिक मेडिसिन की खरीदारी ना करें, ये तो नहीं हो सकता था। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ आयुर्वेदिक मेडिसिन के वहीं पर था। हमने भी यहाँ से कुछ स्पाइसेस और आयुर्वेदिक मेडिसिन की खरीदारी की। यहाँ पर कसावू साड़ियों को हाथों से ही बनाया जा रहा था। कसावू साड़ियाँ या सेतु साड़ी केरल की पारंपरिक साड़ियाँ हैं। यह सफेद रंग और गोल्डन बॉर्डर की होती है और इसे किसी विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है। असल में इस साड़ी की जो जड़ी होती है, जड़ी इस्तेमाल की जाती है, उसे कसावू कहते हैं। तो हमने भी एक दो साड़ियों की खरीदारी की। तो अगले स्पॉट मैकोफा में हम सब पहुंच चुके थे। यहाँ चॉकलेट्स बनाने की फैक्ट्री है। उफ, क्या खुशबू है! अंदर आते ही जैसे मन भर गया हो। हम सबने यहाँ कुछ चॉकलेट्स टेस्ट किए। यहाँ कई तरह के चॉकलेट्स थे, ड्राई फ्रूट्स के चॉकलेट्स, ब्लैक चॉकलेट्स। हमने भी कुछ चॉकलेट्स की खरीदारी की, कुछ अपने लिए और कुछ गिफ्ट देने के लिए। हमारी गाड़ी अब मुन्नार के लिए रवाना हो चुकी थी। मौसम ठंडा हो चला था। ये है मुन्नार का रिसोर्ट जहां हम सब रुकने वाले थे। चारों ओर घने जंगल, पहाड़, कुहासा और मीठी सी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर का नजारा मैं बयां नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा था। शाम को हम सब ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम को देखने चल पड़े। यहाँ पहले आपको टिकट काटना पड़ेगा। केरल की शास्त्रीय कला परंपराएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। और कथकली केरल से उत्पन्न एक नृत्य नाटक परंपरा है। वेशभूषा और श्रृंगार कथकली के प्रमुख और अनोखे पहलू हैं। कथकली के साहित्यिक रूप को अट्टकथा भी कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ भारतीय पुराणों और इतिहासों से अट्टकथाएं गाते हैं और कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। इनकी नृत्य कला बहुत ही उच्च कोटि की थी। हम सबने इनके साथ कुछ तस्वीरें ली। दुनिया का प्राचीनतम सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला मार्शल आर्ट कलरी पयट्टू का विकास केरल में हुआ था। इसमें छात्र कठोर व्यायाम और परिश्रम करते हैं। ये हथियार प्रशिक्षण जैसे तलवार, डंडे, ढाल और माचे का उपयोग करके नंगे हाथों से युद्ध का अभ्यास करते हैं। इनके इस प्रदर्शन को देखकर दर्शकों के तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। और आखिरकार ये जो प्रदर्शन इन्होंने किया वो सही में बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तीन पहाड़ी धाराएं जहां मिलती हैं, वहां मुन्नार का उदय होता है। मुन्नार समुद्र तट से 1600 मीटर ऊपर स्थित है। आज हम इराविकुलम नेशनल पार्क देखने चल पड़े हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेकर हम लंबे लाइन में खड़े हो गए।
पर्यटकों की लंबी लाइन देखिए दोस्तों। यहाँ से बस की व्यवस्था की गई थी, जिसके द्वारा हम लोग इराविकुलम नेशनल पार्क तक पहुंचे हैं। शांत वातावरण और हरियाली के लिए यह जगह पर्यटकों का एक पसंदीदा छुट्टियां मनाने की जगह है। ताजा चाय के बागान इस हिल स्टेशन को धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। इस पार्क को राजामलई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 97 किलोमीटर में फैला ये पार्क दुर्लभ तितलियों, जानवरों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों का घर है। ट्रैकिंग के लिए यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। आपको यहाँ विलुप्त प्राय जंतु नीलगिरी थार भी देखने को मिल जाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है। अब हम यहाँ से अगले स्पॉट रोज गार्डन पहुंच चुके हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको एक बार मुन्नार के इस गार्डन में जरूर आना चाहिए। कितने ही अलग अलग किस्म के फूलों से सजा ये गार्डन टूरिस्टों का एक आकर्षण स्पॉट बन गया है। भले ही इसे रोज गार्डन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ कई अन्य पौधे और पेड़ भी पाए जाते हैं। कम से कम आपको 100 किस्मों के फूल देखने को मिलेंगे। इन फूलों की खुशबुओं में कुछ समय बिताना मेरे मन को शांति का अनुभव सा लग रहा था। लेकिन फूलों के अलावा यहाँ इलायची, वेनिला, लीची, स्ट्रॉबेरी और आंवला आदि कई तरह के पेड़ भी हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं मधुपेटी डैम के लिए। हम पहुंच चुके हैं मधुपेटी डैम। इस कंक्रीट से बने डैम का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ था और काफी साल लगे थे इसे पूरा होने में। चारों तरफ का नजारा क्या खूब लग रहा था। ये एक बारहमासी झील है जो गर्मियों में भी कभी नहीं सूखती और यहाँ के पक्षी, जंगली जानवर इसे जलाशय पर निर्भर है। यह बांध बिजली का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुन्नार से इस डैम की निकटता इसे पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बनाती है। आज रात मुन्नार में हम सबने डिनर किया, क्योंकि सुबह सुबह फिर से हमें अगले स्पॉट के लिए निकलना था। सुबह सुबह सामान पैक हो चुका था, जाने की तैयारी हो रही थी। आज मुन्नार की इन मनमोहक वादियों को छोड़कर जाना था, इसीलिए कुछ पल रुककर इन्हें अपने यादों के पन्नों में समेटना चाहती थी। आज हम मुन्नार से एलेप्पी जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जगह टूरिस्टों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। मुन्नार टू एलेप्पी तक आने में 4 घंटे लग गए थे, पर यात्रा की सारी थकावट दूर हो गई जब मैंने हाउस बोट क्रूज के अंदर की सजावट देखी। अंदर आते ही सामने एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था। टीवी, एसी, सोफा, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं थी। सामने एक बड़ा सा किचन था।
और यहाँ सोने का कमरा काफी सुंदर तरीके से सजाया गया था। बोट के ऊपरी हिस्सों में बैल्कनी था, बैठने की व्यवस्था थी और बड़ा सा डाइनिंग हॉल था। बोटिंग के वक्त आप यहाँ से बैठकर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। क्रूज की यात्रा का समय दिन के 12 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। ना जाने कितने ही तरह के डिशेस बने थे। हाउस बोट पर स्थानीय भोजन या अपनी पसंद के अनुसार भोजन भी आप बनवा सकते हैं। यहाँ क्रूज की यात्रा के दौरान केरल के ग्रामीण नज़ारे देखने को भी मिलते हैं जो अद्वितीय हैं। कभी इन बोट्स का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ ये अब पानी में तैरने वाले शानदार होटल बन गए हैं। एलेप्पी अपने शांत बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। अक्टूबर से फरवरी का महीना सबसे अच्छा होता है घूमने के लिए। इस हाउस बोट की यात्रा एक शांत और आरामदायक अनुभव है, इसीलिए तनाव मुक्त रहें और आनंद लें इस रोमांचकारी यात्रा का। शाम को हम सब बीच में घूमने चले गए। यहाँ की लंबी तटरेखा, लहरों की ध्वनि और ऊपर काले काले बादल प्रकृति की सुंदरता को जैसे और बढ़ा रही थी। हम सभी ने शाम यहीं पर बिताया। दूसरे दिन एलेप्पी में सुबह सुबह सनराइज के नज़ारे का आनंद लेते हुए कुछ घंटे हमने बोट की यात्रा की। यहाँ के अनुभवों को यादों के पन्नों में जोड़कर हम यहाँ से 12 बजे ही निकल पड़े। एलेप्पी से अब हम कोवालम के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम होते होते हम सब कोवालम के इस होटल में पहुंच चुके थे। कोवालम तक पहुंचने में हमें 3.5 घंटे लग गए थे। शाम को हम सब बीच में पहुंच गए। कोवालम बीच हमारे देश का सर्वोत्तम बीच माना जाता है। इस शानदार बीच के एक और अरब सागर है, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें जहां पर्यटकों की भीड़ लगी ही रहती है। डूबते सूरज की एक झलक देखने के लिए जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ के साफ समुद्र तट, सुनहरी रेत, विचित्र आकार वाले बीच और लाइट हाउस टूरिस्टों का एक पसंदीदा जगह है। दोस्तों, क्या आपको पता है कोवलम का अर्थ क्या है? नारियल के पेड़ों का झुंड। आज 26 जनवरी है, तो इसलिए बहुत जगहों पर तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुबह कोवालम बीच के सनराइज का नजारा देखकर हम कन्याकुमारी के लिए चल पड़े। भारत के तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समुद्र में स्थित एक स्मारक
समुद्र से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित एक भव्य स्थान पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आई है। यहाँ से टिकट लेकर हम सब लाइन में खड़े हुए हैं। सबको लाइफ जैकेट दिया गया है। यहाँ से हम बोट द्वारा उस चट्टान तक पहुंचेंगे। समुद्र की सुखद हवा और नाचती लहरों के बीच एक चट्टान जो बहुत ही रहस्यमय और सुंदर है। यह भारत के सबसे महान भिक्षु स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस भूमि की आध्यात्मिक चमक को दुनिया तक पहुंचाया। जिस चट्टान पर स्मारक बनाया गया है, कहा जाता है कि यहीं पर विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर का संगम होता है। यहाँ से हम थिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने चल दिए, जो कि एक फेमस तमिल पोएट थे। यहाँ उनकी 41 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए एक फाइबर ग्लास का पुल बनाया गया है, जो बहुत ही रोमांचक लग रहा था। इसके ऊपर से चलते हुए नीचे समुद्र की लहरों को आप देख सकते हैं। यहाँ से लौटते वक्त हम सबने कन्याकुमारी टेम्पल में भी माता पार्वती के दर्शन किए। दूसरे दिन हम सब त्रिवेंद्रम जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह हम सबने पहले यहाँ ब्रेकफास्ट किया। फिर हम चल पड़े त्रिवेंद्रम के लिए। यहाँ नेपियर म्यूजियम, कुथिरामली का म्यूजियम देखकर पद्मानवा टेम्पल के दर्शन करने पहुंचे थे। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। इसे दिव्य देशम भगवान विष्णु के 108 पवित्र निवास स्थानों में से एक माना जाता है। अब हम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ना जाने कितने ही खूबसूरत पलों को अपने यादों के पन्नों में जोड़ते हुए अपने घर वापस लौट रहे हैं। यहाँ से हम सब कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। आशा है दोस्तों, आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले ब्लॉग में फिर से आप सबके साथ एक नई जगह, एक नई संस्कृति और नई जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और इस छोटी सी जिंदगी का आनंद लें। जय शिव शंभू।